अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जी, आवाज़ आ रही है आप सबको मेरी। अच्छा बच्चों, वी वर डिस्कसिंग अबाउट अल्ट्रासाउंड। हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अल्ट्रासाउंड जो है, नहीं, वी वर डिस्कसिंग अबाउट, सॉरी, एक्सरेज। एक्सरेज प्रोडक्शन के बारे में हमने स्टडी किया था कि एक्सरेज प्रोड्यूस किस तरीके से होती हैं। फिर किसी भी एक्सरे इमेज के लिए उसकी दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक उसका जो है शार्पनेस ऑफ द इमेज होता है और एक उसकी कंट्रास्ट होती है। शार्पनेस को इम्प्रूव करने के हमारे पास कुछ तरीके होते हैं जिसमें हम एनोड साइज को छोटा करते हैं, एल्यूमिनियम अपर्चर का इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा एंटी स्कैटरिंग स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। जबकि कंट्रास्ट बोन्स वगैरह के केस में तो प्रॉब्लम नहीं बनता है, बट डज मेक्स अ प्रॉब्लम व्हेन वी हैव सॉफ्ट टिश्यूज और एनीथिंग लाइक दैट। उसको बेहतर करने के लिए हम लोग कंट्रास्ट मीडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और कंट्रास्ट मीडियम्स जो हैं उनको वो पेशेंट को देते हैं जिसके थ्रू वो एक्सरेज को एब्जॉर्ब करते हैं। वो कंट्रास्ट मीडियम जैसे कि बैरियम मील होता है और इस किस्म की चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोगों ने अब पढ़ना है कि एक्सरेज के अंदर अटेन्यूएशन होती है। अटेन्यूएशन में बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ व्हाट इज अटेन्यूएशन। अटेन्यूएशन व्हेन अ वेव ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम दैट इट्स इंटेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। और उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अटेन्यूएशन। एक्चुअली में उसकी इंटेंसिटी इसलिए डिक्रीज होती है क्योंकि उसकी एनर्जी सराउंडिंग में एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। और वो एनर्जी जो सराउंडिंग में एब्जॉर्ब होती है उस केस के अंदर थ्रू जो है जो हम अटेन्यूएशन को जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि डिट्टो बिल्कुल अल्ट्रासाउंड की तरह हमारे पास यहाँ पे एक्सरेज की अटेन्यूएशन की भी आपके पास आपके इक्वेशन है कि हमारे पास एक एक्सरे है जो आई नॉट की इंटेंसिटी से एक मीडियम के अंदर एंटर हुई है। जैसे कि मैं इसको अगर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो हमारे पास एक मीडियम है, इस मीडियम की जो थिकनेस है वो कितनी है, एक्स। अब यहाँ से आपके पास एक्सरेज एंटर हुई हैं परपेंडिकुलर टू द मीडियम, और ये एक्सरेज जो है कितनी इंटेंसिटी के साथ एंटर हुई, आई नॉट की इंटेंसिटी के साथ। ये जब इस मीडियम में ट्रेवल करती 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 यहाँ पे पहुंची और बाहर निकली, तो बाहर निकलते हुए इनकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई। और इस मीडियम का लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट क्या है, म्यू, ठीक है। म्यू इज द लीनियर एब्जॉर्प्शन या लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट। ये हमारे पास इस तरीके से होता है। और ये देखिए यहाँ पे इसने किया भी है, म्यू इज रेफर एज द लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट और लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है, ये आपका अटेन्यूएशन कोफिशिएंट होता है, ठीक है। और ये जो इंटेंसिटी का डिक्रीज होता है, इट इज जस्ट एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का होता है ये डिक्रीज। तो वी एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन दैट इज आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स। ये हमारे पास इसकी एक्सप्रेशन बनती है कि हमारे पास इनिशियल इंटेंसिटी जिससे एंटर हुई थी हमारे पास एक्सरे, वो थी आई नॉट। फाइनल इंटेंसिटी हमें ये मिली है, ठीक है। और म्यू जो है इस मीडियम का लीनियर एब्जॉर्प्शन या लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट है, और एक्स इसकी थिकनेस है इस मीडियम, ठीक है। और हमने इस इक्वेशन को अल्ट्रासाउंड में भी सॉल्व किया था। वी कैन यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड आउट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, या हम इस इक्वेशन में लॉग लगा के इस वैल्यूज को नीचे भी उतार सकते हैं। दिस विल बिकम एल एन आई इज इक्वल टू एल एन आई नॉट और ये माइनस म्यू एक्स। तो इस इक्वेशन को एल एन लगा के, क्योंकि हमारे पास ये है तो हम एल एन को इस्तेमाल करेंगे, तो हम एक्स क्या म्यू की वैल्यू जो है इसको भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज यूज, दिस इज द लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या दिस इज द अटेन्यूएशन ऑफ द एक्स रेज, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम इसको देखें इसकी अटेन्यूएशन को, ठीक है, तो
जैसे जैसे किसी मीडियम के अंदर एक्स ट्रेवल करती जाएगी उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी, और जब हमारे पास इंटेंसिटी आधी हो जाती है तो हम कहते हैं कि जी इस वक्त जो इसकी इंटेंसिटी आधी हुई है जहाँ पे इनिशियल वैल्यू की, यानी 100 से 50 हो गई है, तो इसको हम कहते हैं एच वी टी। एच वी टी स्टैंड फॉर हाफ वैल्यू ऑफ थिकनेस। ठीक है, इसको हम हाफ वैल्यू थिकनेस का वर्ड इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि आपकी वेव जो है वो हाफ थिकनेस जो है वो ऑलमोस्ट ट्रेवल कर चुकी है। ठीक है, और इसी तरीके से हाफ थिकनेस को निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो कितना क्या होता है, that is equals to x 1/2 is equals to mu into ln 2। ये किस तरीके से निकला, ये फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये किस तरीके से आया। दे माइट आस्क द डेरिवेशन ऑफ इट। ठीक है, यहाँ से एक्सरे चली 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 चली, यहाँ इसकी इंटेंसिटी आई नॉट थी, ये हाफ थिकनेस तक पहुंची x 1/2 तक, तो यहाँ इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई नॉट डिवाइडेड बाय 2। इंटेंसिटी आधी हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, ये हाफ वे थिकनेस या हाफ वैल्यू ऑफ थिकनेस तक ट्रेवल कर चुकी है। ठीक है जी, अच्छा जी, तो ये इस तरीके से हाफ वैल्यू ऑफ थिकनेस तक ट्रेवल कर चुकी है। वी नो द इक्वेशन I इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स, और इसको जब हम आई, अच्छा यहाँ पे जो हमारा फाइनल इंटेंसिटी अब बची है वो कितनी बचेगी, आई नॉट डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये अब हमारी फाइनल हो जाएगी क्योंकि हाफ वैल्यू पे चली है। तो दिस विल बिकम आई नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स। आई नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और ये बचेगा 1/2 इज इक्वल टू ई पावर माइनस म्यू एक्स। इसमें अगर हम म्यू एक्स को उतारना चाहते हैं तो एल एन ऑन बोथ साइड्स लगाएंगे, तो उसके हमारे पास हो जाएगा एल एन 1/2 इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। ठीक है जी, और ये x जो होगा ये 1/2 हो जाएगा क्योंकि ये आपके पास हाफ वैल्यू ऑफ थिकनेस के लिए हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इस x की वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि इस x को इधर ले जाएंगे और इस 2 को हम इधर ले आएंगे, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो x 1/2। ठीक है जी, इज इक्वल्स टू ln 1/2 और ये माइनस का साइन यहाँ पे आ जाए। तो दिस कैन बी द इक्वेशन टू फाइंड आउट द हाफ वैल्यू ऑफ थिकनेस। हाफ वैल्यू ऑफ थिकनेस की वैल्यू को आप इससे इक्वेशन से ऑब्टेन कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? सर हाफ थिकनेस तक जो है इंटेंसिटी आधी हो गई है, तो पूरी थिकनेस पे तो इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी। क्या चीज? हाफ थिकनेस एक्स हाफ तक इंटेंसिटी भी हाफ हो गई है, तो पूरी थिकनेस में इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। नहीं, पूरी इंटेंसिटी में थिकनेस जीरो कैसे हो जाएगी? हम लोगों के पास ये इंटेंसिटी जो है ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। अब जब हम अगली वैल्यू पे चलेंगे तो उसकी अदर हाफ वैल्यू आएगी ना, यानी जो हमारे पास 2 टाइम्स हाफ थिकनेस के ऊपर जो इंटेंसिटी है वो 50 से 25 हो जाएगी, उस इनिशियल वैल्यू का हाफ होगा ना, जीरो थोड़ी होगी। नहीं समझ आया। देखो, जैसे कि रेडियो एक्टिव डिके में हम लोग ये पढ़ते थे कि हाफ लाइफ होती है तो कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसकी इनिशियल वैल्यू की आधी वैल्यू तक चला जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब जब मजीद हाफ पे जब उसकी हमारे पास हाफ वेव इंटेंसिटी होगी, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जैसे कि अब 100 से हुई 50, तो हाफ वैल्यू ऑफ थिकनेस चला। उसके बाद जब मजीद हाफ वो चलेगा तो उसमें वो 50 से कितनी डिक्रीज हो जाएगी, 25 पे डिक्रीज हो जाएगी, यानी उस इनिशियल वैल्यू का हाफ होगा, यानी वो खत्म नहीं हो जाएगी, मतलब वो वहां से उसी वैल्यू से सेम नहीं रहेगी, बल्कि एक्सपोनेंशियल डिक्रीज में जो इनिशियल वैल्यू आएगी उसका हाफ हो जाएगा। समझ में सही आ है। रही है बात? जी ठीक जी है, सर। इस तरीके से ही होगा। तो जनाब इस तरीके से हाफ वैल्यू ऑफ थिकनेस जो है ये निकाली जाती है, और दिस इज हाउ यू डू इट। अच्छा जी, एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी?
किसी को भी क्वेश्चन पूछना है इसके अंदर? सही, लास्ट आपने फॉर्मूला लिखा है ये क्या है? ये हाफ वैल्यू ऑफ थिकनेस के लिए फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, ये असल में मुझे विजिबल सही नहीं हो रहा था, पढ़ ये रीड कर x सकते हैं? x इज इक्वल टू 1/2 माइनस ln 1/2 अपॉन म्यू, ये आपके पास इस फॉर्म में, ठीक है सही, थैंक यू। जी। अब लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। इसका एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं एक्सरेज का। बाय द वे एक्सरेज हमारे यहाँ खत्म हो गए और नाउ वी विल डिस्कस सीटी स्कैन इन द नेक्स्ट क्लास। लेकिन आज की क्लास में हम सिंपल इसके पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्विजेस आई थिंक ऑनलाइन होंगे। अच्छा याद दिलाया मुझे, क्विजेस आप लोगों के बनाने भी हैं। अच्छा जी, चले ये हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं यार, ये भी बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मैं हाँ, चले ये क्वेश्चन करते हैं। The linear attenuation absorption coefficient mu of X-ray radiation in bone and fat and muscle is given. Bone, fat और muscle का linear absorption coefficient आपको given है। A parallel beam of X-rays of intensity I naught is incident either on some bone or some muscle. The emergent beam has intensity I. Calculate the ratio I upon I naught of the for the thickness of 1.5 सेंटीमीटर ऑफ बोन। तो बोन की 1.5 सेंटीमीटर की थिकनेस के लिए आपको आई अपॉन आई नॉट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वी नो दैट द इक्वेशन आई इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। तो आई अपॉन आई नॉट किसके बराबर हो जाएगा? ई पावर माइनस म्यू एक्स, ठीक है। आई अपॉन आई नॉट हमने कैलकुलेट करना है ई और पावर म्यू, म्यू हमारे पास कितना गिवन है बोन के लिए 2.9 माइनस 2.9 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, ठीक है जी। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2.9 और उसकी पावर एक्सपोनेंट की माइनस के साइन के साथ, क्या वैल्यू आ रही है इसकी बताइएगा? जी, एनीवन व्हाट इज द वैल्यू? माइनस 4.3। ज़ैनब माइनस का साइन लगाया था तुमने उसके अंदर? जी, और हम आपने क्या वैल्यू निकाली है? 0.0129। आई थिंक दिस इज द करेक्ट वैल्यू, ठीक है। एक दफा रिकन्फर्म कर लो तुम भी ज़रा, माइनस का साइन लगा के दोबारा से। वरीशा, क्योंकि हमारे पास बोन का जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है वो सेंटीमीटर्स में गिवन है, तो मसल का भी ये बोन की थिकनेस को भी हम सेंटीमीटर्स में ले सकते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यूज जो है वो फिर यूनिट्स दोनों के सेम हो जाएंगे ना, तो फिर उससे हमें मसला नहीं आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट मीटर में होता और बोन सेंटीमीटर में होती है उसकी थिकनेस, तो फिर हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। दोनों जब यूनिट सेम है ना, तो रेशियो जब किसी चीज का निकाल रही हो ना, तो कभी भी रेशियो निकालते हुए यूनिट्स को चेंज ना किया करो, ठीक है जी बच्चों। इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 0.0129 या 13, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका
एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट आएगा। मतलब इसका ये है कि 1.3%, यानी हमारे पास जब एक्सरे को हम किसी बोन पे हिट कर रहे हैं 1.5 सेंटीमीटर की, तो सिर्फ हमारे पास 1.3% जो है वो इमर्ज आउट होगा, और तकरीबन 99% जो है उसमें बोन में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। दिस इज व्हाट इट्स टेल। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? एक मिनट सर, वापस बताइए कितने ऑब्जर्व होगा? देखो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करो, क्या वैल्यू आएगी? 1.3। तो इसका मतलब है कि 1.3% हमें मिलेगा, और बाकी 99 अप्रोक्सीमेटली 9 या 98.7% जो है वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, अब्जॉर्ब होगा या रिफ्लेक्ट बैक होगा? नहीं नहीं, एक्सरेज की रिफ्लेक्शन नहीं होती है, एक्सरेज की नहीं, अल्ट्रासाउंड की रिफ्लेक्शंस होती है। ये तो एब्जॉर्प्शन है ना, सॉरी। ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा जी, तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। अब यही चीज आपको किसके लिए करनी है, 4.6 सेंटीमीटर के मसल के लिए। ठीक है, तो 4.6 सेंटीमीटर का मसल है, उसके लिए अब आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो लेट्स डू दैट। फिर से वही इक्वेशन लगेगी, मैं मसल का यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख सॉल्व कर लेता हूँ इसको। आई अपॉन आई नॉट ई पावर माइनस म्यू, इस दफा मसल का म्यू हम लेंगे 0.95 मल्टीप्लाई बाय 4.6 जी। इसका क्या आंसर आ रहा है? सिनान, ये भी 0.13% आ रहा है। जीरो पॉइंट जीरो वन टू सिक्स, ठीक है, 0.0126, 0.013, यही हमारे पास तकरीबन यही आंसर आ रहा है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है इसमें? दैट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट दिस रेशियो। और इसको अगर हम अब आगे देखें तो इसका लास्ट पार्ट में कह रहा है, सजेस्ट व्हाई द एक्सरे प्लेट that why on the X-ray plate the contrast between the bones and the muscle is greater than the contrast between the fat and muscles। फैट और मसल के मुकाबले में और बोन्स और मसल्स के मुकाबले में कंट्रास्ट जो है वो क्यों डिफरेंट होगा? ठीक है, बोन्स और मसल के मुकाबले में कंट्रास्ट बहुत अच्छा होगा, जबकि फैट और मसल के मुकाबले में कंट्रास्ट जो है वो बहुत पुअर होगा हमारे पास। तो क्या रीजन है इसका जी? सर वो बोन पे कैल्शियम है इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन। नहीं, ये देखें और से इस चीज को, तो बोन्स फैर मसल्स जो हैं वो डिफरेंट अमाउंट के अंदर एक्सरेज को एब्जॉर्ब करते हैं। पर सेंटीमीटर बोन 2.9 एब्जॉर्ब करता है, जबकि मसल जो है वो सिर्फ 0.95 करता है। इसलिए एक में एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, एक में कम होगी, तो कंट्रास्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन फैट और मसल का देखो, दोनों का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑलमोस्ट क्या है, सेम है पर सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि दोनों के अंदर एब्जॉर्प्शन तकरीबन इक्वल अमाउंट में होगी, तो हमें कंट्रास्ट इतना अच्छा नहीं मिलेगा। ये इसका करेक्ट रीजन है जी। किसी को कोई पूछना है इसमें बात तो पूछ लीजिए, अगर किसी को ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो समझ लीजिए दोबारा से, या आ गया समझ में? जैद क्लियर है। ठीक है, तो अगर दो मीडियम्स के, देखो बैरियम मील हम इसलिए देते हैं क्योंकि बैरियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है ना वो मसल्स के मुकाबले में या बाकी बॉडी पार्ट्स के मुकाबले में डिफरेंट होता है। तो इसलिए हम बैरियम मील देते हैं ताकि बैरियम ज्यादा एब्जॉर्ब करे, तो वहां पे कंट्रास्ट डिफरेंट आए बनस्बत सराउंडिंग के। अगर दो मीडियम्स का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट डिफरेंट होगा तो उसकी वजह से हमें कंट्रास्ट की वैल्यू अच्छी मिलेगी, यानी हमारे पास डिफरेंट अमाउंट में एक्सरेज एब्जॉर्ब होंगी तो कंट्रास्ट अच्छा मिलेगा।
लेकिन अगर एक ही मीडियम सेम अमाउंट में एक्सरेज को एब्जॉर्ब करेंगे दोनों मीडियम्स, तो हमारे पास उसमें कंट्रास्ट जो है ना वो पुअर मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, काफी ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा इसमें बच्चों जिस तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके से कुछ हद तक कैलकुलेशन के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, एक्सरेज में भी, अल्ट्रासाउंड्स में भी, इस तरीके से भी। और लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बिटवीन द शार्पनेस एंड द कंट्रास्ट ऑफ द एक्सरे इमेज। जी, शार्पनेस और कंट्रास्ट में क्या फर्क होता है एक्सरे से? जी बच्चों। शार्पनेस कितना क्लियर है एक्सरे। Sharpness जो है how clear the two boundaries are appearing. और हाँ, contrast जो है degree of blackness and whiteness on the X-ray plate. बिल्कुल सही है। शार्पनेस ये बताती है कि आपके पास कितनी क्लियरिटी है बिटवीन द बाउंड्रीज ऑफ टू मीडियम, और कंट्रास्ट ये बताता है कि डिग्री ऑफ ब्लैकनेस और वाइटनेस, और ये डिग्री ऑफ ब्लैकनेस और वाइटनेस किस पे डिपेंड करती है? एब्जॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ये आपके पास कंट्रास्ट और ये हो जाता है। अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे रेडिएशन इन द मॉडल आर्म, a cross section of model arm is shown in figure 1.11.1। आपके पास एक जो है वो शो हो रहा है। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि मसल है, उसके बाद फिर बोन है, फिर मसल है। अगर हम बीपी की बात करें तो पहले एक्सरे मसल से चलेगी, फिर बोन से गुजरेगी, फिर मसल से गुजरेगी, और उसके बाद अगर हम नीचे देखें एम टू एम, तो सिर्फ उसमें मसल में चल रही है, और जो टोटल थिकनेस है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर। जबकि अगर बोन मसल बोन की बात करें तो फिर उसके अंदर बीच में हमारे पास, सॉरी मसल बोन मसल में, तो 4 सेंटीमीटर की बीच में बोन भी मौजूद है। A parallel X-ray beam is directed along MM line along BP. The linear absorption coefficient of bone is 0.2 per centimeter, and the linear absorption coefficient of muscle and bone, muscle का 0.2 है, bone का 12 centimeter. Calculate the ratio, the intensity of the X-ray beam from model on the model। अच्छा जी, on the model यानी मॉडल के ऊपर जो हमने मारी जी, ये हाली ये हमने मॉडल पे मारी, दैट इज आई नॉट, और बाहर निकली तो आई। तो फिर अगेन वो वही चीज कैलकुलेट करा रहा है, फ्रॉम द मॉडल, दिस इज फ्रॉम एंड दिस इज ऑन। तो ये मांग रहा है आई अपॉन आई नॉट। हमें पता है कि आई अपॉन आई नॉट किसके बराबर होता है? ई पावर माइनस म्यू एक्स के। और अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि पहले उसने एम के लिए मांगा है, एम में मसल की वैल्यूज लेंगे हम। ठीक है, ये वैल्यू हम उठा लेंगे मसल में, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू हम ले लेंगे 0.2, और मसल की जो थिकनेस है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर। क्या वैल्यू आ रही है इसकी मसल के लिए?
जी क्या आंसर आया भाई? सॉरी नेट डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। हरी अब जल्दी कैलकुलेट करके बताइए एमएम की क्या वैल्यू आ रही है। जीरो पॉइंट टू। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद वो कह रहा है कि आपको रेशियो निकालना है किसका? बीबी का। अच्छा बीबी में जरा ध्यान से देखिएगा। बीबी के अंदर पहले एक्सरे जो है वो आपके पास मसल में चली है ऑब्वियसली 2 सेंटीमीटर, फिर बोन के अंदर चली है कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर, फिर दोबारा मसल में चली है 2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अब जो आपको रेशियो निकालना है वो मसल और बोन दोनों का निकालना है। ठीक है। जिसमें 4 सेंटीमीटर वो बोन में चली और एक्चुअली 4 सेंटीमीटर ही वो किस में चली है? मसल के अंदर चली है। तो इसमें आपके पास टोटल रेशियो कैसे निकलेगा जी? एक्चुअली में जैसे मैंने तुम लोगों को पहले बताया था अल्ट्रासाउंड के केसेस में कि अगर आपके पास अल्ट्रासाउंड 2-3 मीडियम से ट्रेवल कर रही हैं तो उनके जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट्स होते हैं हम उन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डिट्टो तुम लोग यहाँ पे भी यही चीज़ करोगे कि तुम पहले मसल के लिए निकालोगे और बोन के लिए निकालोगे और फिर उन दोनों को आपस में क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। व्हाट आई मीन टू से, व्हाट यू विल सिंपली डू, तुम लोग यहाँ पे पहले मसल के लिए निकालोगे और फिर बोन के लिए निकालो। ठीक है। दैट इज आई नॉट, आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू ई पावर माइनस म्यू एक्स। ये तुम मसल के लिए म्यू और उसकी थिकनेस, यहाँ पे बाय द वे थिकनेस जो आएगी 4 सेंटीमीटर आएगी और ये म्यू जो आएगा 0.2 आएगा। मसल के लिए ये निकाल लोगे, 8 नहीं आएगी क्योंकि 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से बोन के लिए आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू ई पावर माइनस म्यू एक्स। और आपके पास जो बोन का जो आपके पास अटेन्यूएशन कोफिशिएंट है वो 12 है। तो आप इसकी वैल्यू को क्या रखोगे? यहाँ पे 12 इंटू 4 सेंटीमीटर आप करोगे तो ये मसल और बोन के लिए दोनों के बीटा की वैल्यू आपके पास निकल आएगी। और फिर आप फाइनल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करोगे कि सिंपली बीटा की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ये फाइनल आंसर निकल आएगा। ठीक है। प्लीज हरी अब इसको करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे? मल्टीप्लाई किया जाता है जैद, ऐड नहीं किया जाता, मल्टीप्लाई किया जाता है। जी 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 ये वैल्यू आ रही है। चेक करो भाई जरा। जी सर यही आ रही है। ठीक है। बाकी सबका भी हो गया ये जैद? जी सर यही वैल्यू आ रही है। ठीक है। ओके तो ये हमारे पास हो गया ये वाला पार्ट भी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा नेक्स्ट पार्ट और आखिरी पार्ट में कह रहा है स्टेट वेदर योर आंसर इन बी वुड इंडिकेट दैट एक्सरे इमेज इज शार्प हैज गुड कंट्रास्ट। तो आपका जो आंसर निकल रहा है क्या वो ये बता रहा है कि आपका एक्सरे जो है वो शार्पनेस उसकी अच्छी है
और उसका कंट्रास्ट कैसा है। जी, तो ये दोनों आंसर्स को देखते हुए आप मुझे बताइए कि किस तरीके से आप इसकी शार्पनेस और कंट्रास्ट को जज कर रहे होंगे इन कैलकुलेशंस को देखते हुए। तो एब्जॉर्प्शन से शार्पनेस का तो एक्चुअली हमारे पास कोई इतना ताल्लुक होता नहीं है, ठीक है। और शार्पनेस जो है वो हमारे पास बीम की कॉलिमेशन से या एल्यूमिनियम अपर्चर से या एंटी स्कैटरिंग स्क्रीन से, इन चीज़ों से जो है वो ली जाती है, ठीक है। लेकिन कंट्रास्ट का ताल्लुक जो है वो एब्जॉर्प्शन से होता है। और देख सकते हैं कि आप लोग दोनों मीडियम्स के अंदर एब्जॉर्प्शन बहुत डिफरेंट है, यानी फ्रैक्शन जो आपके पास आ रहा है दोनों मीडियम्स के हिसाब से MM और BB का, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो जब ये डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब है कि BB वाले में बहुत ज़्यादा एक्सरेज एब्जॉर्ब हुई हैं, जबकि MM में बहुत कम अमाउंट ऑफ एक्सरेज एब्जॉर्ब हुई हैं। तो डिग्री ऑफ ब्लैकनेस और डिग्री ऑफ वाइटनेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने की वजह से आपके पास यहाँ पे कंट्रास्ट जो है वो आपको अच्छा मिल रहा होगा, ठीक है जी। तो शार्पनेस इट नॉट indicated due to the attenuation, but contrast, yes, contrast क्योंकि because the mediums have very different attenuation या absorption, so that is why the contrast will be good. Contrast आपके पास बेहतर होगा, ठीक है। This is how you will solve these questions, और this is one other question for X-rays, ठीक है। Explain why there is a continuous distribution of wavelength. There are sharp cup edges, hardness of X-rays, how a hardness is controlled. ये इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास जो हैं वो इसके छोटे छोटे जो हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हमारे साथ पेपर में पूछे जाते हैं। यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। आप लोगों को याद होगी, मैंने बहुत सारी इसमें डिटेल्स आप लोगों को जो है वो लिखवाई हैं। और हैजर्ड्स को मिनिमाइज करने का क्या तरीका होता था, हम लोग एक एल्यूमिनियम जो है वो लगा देते थे, उसके ऊपर फॉइल लगा देते थे एंटी, उसके ऊपर एक्सरे ट्यूब के ऊपर, जिसकी वजह से सॉफ्ट एक्सरेज जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जो कि सिर्फ पेशेंट को एक ओवरऑल आयनाइजिंग डोज बढ़ाती हैं, जबकि हार्ड एक्सरेज जो है वो इसमें से पेनिट्रेट करके बाहर आ जाती हैं, ठीक है। Suggest why producing an X-ray image longer wavelength X-ray radiation pose greater hazards than shorter wavelength का मैंने आपको बताया था। shorter wavelength का क्या मतलब होता है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मीन ज़्यादा एनर्जेटिक, ठीक है, यानी वो हार्ड एक्सरेज होती हैं, तो उससे बेसिकली आपके पास इमेज बेहतर आता है, जबकि सॉफ्ट एक्सरेज जो है वो सिर्फ बॉडी में एब्जॉर्ब होकर आयनाइजेशन ही क्रिएट करती है, इमेज में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन दे रही होती है। इस तरीके से हार्डनेस कैसे कंट्रोल की जाती है, एनोड जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू को बढ़ाने या कम करने से हार्डनेस को कंट्रोल किया जाता है। पेनिट्रेशन ऑफ कितनी है एक्सरेज की, वो उसकी हार्डनेस को डिफाइन करती है। शार्प कट एजेस क्यों मिलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर से के शेल के अंदर ट्रांजिट होते हैं और उसकी वजह से जो है वो अपना एनर्जी को एक्सरे की फॉर्म में रिलीज करते हैं, तो आपको बस शार्प कट एजेस मिलते हैं। और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ये होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपके पास डिफरेंट अमाउंट के अंदर न्यूक्लियस के करीब से टंगस्टन के गुजर के डिफरेंट अमाउंट के अंदर वो कर रहे होते हैं, अपनी एनर्जी को लूज कर रहे होते हैं, तो हमें कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ एक्सरेज मिल रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल्स आपको दी थी, और ये सारी की सारी ही ऑलमोस्ट जो है आपको याद करनी है। द नेक्स्ट क्लास इज द क्लास ऑफ बेसिकली CT स्कैन। हमने नेक्स्ट क्लास में CT स्कैन को डिस्कस करना है, और इंशाल्लाह फिर हमारा मेडिकल फिजिक्स का टॉपिक जो है वो पूरे का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। सर पास पेपर कब मिलेंगे इन टॉपिक के? बेटा पास पेपर मैंने कॉलेज में भेज तो दिए थे, ये आप लोगों को कॉलेज वाले मैं ख्याल आज या कल में दे देंगे आप लोग। मुहर्रम के बाद उन्होंने बोला था दे विल कॉल द स्टूडेंट्स या दे विल सेंड अ पास पेपर टू द स्टूडेंट्स, जिस तरह का एक सिस्टम बना के ये भेज देंगे आप, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है बच्चों, यहाँ स्टॉप करते हैं आज। अल्लाह हाफिज़।